तो वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत वन। और ये एक कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। इसमें हम लोग पूरी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। एक एक पूरे ये आप बुक देख सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो ये मार्केट से वाली बुक परचेज कर सकते हो, लेकिन आप लोग को मिलेगी नहीं, ठीक है। ये पूरी पीछे का भी वर्जन देख सकते हो। ये पूरी हिंदी एनसीईआरटी है, हिंदी वर्जन है, ठीक। और हिंदी में तैयारी करने के लिए आप लोग चाहो तो ये डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डाउनलोड कैसे करोगे तो वो मुझे नहीं पता, ठीक। लेकिन अगर आप पढ़ने के लिए तैयार कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बाकायदा पूरे चैप्टर दिए गए हैं। तो इसमें हम ऋषि सूची की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हो ये क्या है, अमुक, ये कोई चित्र है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारे देखो टोटल कितने पेज है, 114 पेज है, जो हम लोग कंप्लीट करेंगे एक एक चैप्टर वीडियो वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा दिया गया क्या, कब और कहाँ और कैसे। इस चैप्टर को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक। लगातार चाहे तो हम पूरी वीडियो बना सकते हैं। तो टोटल 11 चैप्टर है, तो यही मान लो कि 11 घंटे समथिंग की वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और जल्दी हो सकती है। वैसे एक एक घंटे के हिसाब से टाइम को मैनेज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर हम लोग। और अगर आप लोग पढ़ भी रहे हैं तो आप लोग मैप का बहुत ध्यान रखें, ठीक है। मैप का ज़्यादातर ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग कर लेते हैं हम लोग। दिया गया हमारा चैप्टर, कह रहा क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखो इसका मतलब होता है क्या, कब, कहाँ और कैसे का मतलब कि मेनली एक तरीके से आप समझोगे कि क्या माने, क्वेश्चन पता ही क्या हुआ, कब माने कहाँ और कैसे, ये क्वेश्चन कर रही, ठीक। और देखो कह रहा है रसीदा का सवाल है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सूची पर पड़ी, ठीक। मान लो जब आप कोई अखबार पढ़ते हो तो आप अचानक से देखते हो कि कोई आपकी किसी नज़र अचानक पड़ जाए तो आप उसको हाईलाइट मान लेते हो, ठीक। कह रहा 100 साल पहले, कितने साल पहले, 100 साल पहले वह सोचने लगी कि अब कोई कैसे जान सकता था कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। अब वो बात करेगी 100 वर्ष पहले क्या हुआ था जानना चाहती है। अब वो जो कहीं ना कहीं अखबार पढ़ रही थी, तो जब आप अखबार पढ़ते हो तो आपकी मेन हेडलाइट होती है ना, सेम हेडलाइन, ठीक। कह रहा कैसा पते मतलब कैसे पता लगाएं, ठीक। तो उसके लिए देखो ध्यान करते हैं, यह जानने के लिए कल क्या था। तुम रेडियो सुन सकते हो, ठीक, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। देखो अगर हम बात करते हैं आज से कल की, जैसे आज मान लो है 23 दिसंबर, ठीक है। तुम 22 दिसंबर की तुम्हें घटना जाननी है तो आप क्या करोगे, या तो आप अखबार पढ़ोगे तो टेलीविजन पढ़ोगे, सेम। कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, और क्या सुन सकते हो, रेडियो भी सुन सकते हो और अखबार पढ़ सकते हो, ठीक है। दो ही चीज है, रेडियो अखबार, और या तो टेलीविजन देखो, लेकिन टेलीविजन में कल का नहीं दिखाते हैं, ठीक, आज ही का दिखाते हैं, ठीक। कल का समाचार आज दिखाते हैं, ठीक। कह रहा साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। अब देखो स्मृति का मतलब होता है कि अब मान लो उसको पता हुआ होगा कि कल क्या हुआ होगा, तभी तो आपको बताएगा, नहीं पता हो तो नहीं बताएगा ना। कह रहा लेकिन बहुत बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना सकता है। अब कह रहा लेकिन बहुत पहले का मतलब क्या हुआ कि आज से 100 वर्ष पहले। अब मान लो 100 साल पहले, या मान लो आपको जानना आपको 50 साल पहले, ठीक, ठीक। आपकी एज 50 साल, अब मान लो आप सीटेट तैयारी कर रहे हो तो आप जाहिर सी बात है आप 20 से लेकर आप 25 और प्लस 30, आप इस एज में सीटेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। 20+, क्योंकि ग्रेजुएशन करते करते 20+ हो जाती है, ठीक। बीएड करते हो जाती है, ठीक। तो आपको अगर जानना 20 साल पहले आपकी उम्र है तो 20 साल पहले क्या हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या किस चीज के बारे में, मतलब किस चीज से आप खोजबीन करोगे कि आज से 20 साल पहले क्या हुआ था। तो जाहिर सी बात है तो आप अखबार उठाओगे, ठीक है। किसका उठाओगे, अखबार। अखबार को पढ़ोगे आज से 20 साल पहले का, ठीक है। फिर देखो, फिर वो कह रहा अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब देखो अतीत का मतलब जो हमारे पीछे बीते हुए समय के बारे में कैसे जान सकते हैं। कह रहा अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे। अब एक पॉइंट पढ़ हमारा समझ में आ गया कि अतीत में मतलब आज से मान लो 20 साल पहले लोग क्या खाते थे, ठीक। या आज से 50 साल पहले लोग क्या खाते थे,
या 100 साल पहले, ठीक, तो जैसे लोग क्या खाते, ये आप इस तरह कैसे कपड़े पहनते थे, फिर हाईलाइट हुआ किस तरह के घर में रहते थे या घरों में रहते थे, ठीक। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों और पुरोहितों और शिल्पकारों, ठीक, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। देखो, हमें तो जानकारी मिल सकती है न्यूज के द्वारा से, क्योंकि अखबार ही एक ऐसा समय है, मतलब बता सकता है कि अब पिछले साल, मतलब आने वाले साल में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक। तो अखबार हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, ठीक। ये तो हिस्ट्री की बुक, तो ये तो अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाओगे, क्लास 6 के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आप उसको सबसे अच्छा तरीका बताओगे, अखबार का ही तरीका बताओगे, ठीक है। कह रहे ये नहीं हम कह रहे ये नहीं हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चों में कौन कौन से खेल खेलते थे। अब खेल के बारे में भी बता दिया कि उस समय लोग बच्चे कैसे खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से गीत गाते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे और कौन कौन सी कहानियां सुना करते थे। तो ये भी आप किसके द्वारा माध्यम से बताओगे, अखबार के माध्यम से या किसी पुराने बुजुर्ग से पूछ कर बताओगे आप, ठीक। आगे कह रहा लोग कहाँ रहते थे, फिर एक और प्रश्न उठता है आपके सामने कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक। लोग कहाँ रहते थे, कह रहे मानचित्र पृष्ठ नंबर 2 में नर्मदा नदी पता लगाओ। एक हमारे क्वेश्चन दिया गया, देखो ये सीटेट में भी क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी किस जगह पे कहाँ से बहती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, ठीक है। और केवीएस के लिए जो तैयारी करो उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कह रहा कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रहे थे। अब याद रखना, एक क्वेश्चन मिल गया कि आज से लाख वर्ष पहले लोग किस नदी के तट के किनारे रहते थे, तो कौन सी नदी होगी, नर्मदा नदी के तट के पहले पास रहते थे, ठीक। लोग इसी नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। देखो, कह रहा जो आसपास के जंगलों से विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वह जड़ों, देखो भोजन के लिए जड़ों व फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का सही से संग्रहित किया करते थे। वे जानवरों का मतलब शिकार भी किया करते, आखेट का मतलब शिकार भी किया करते थे। तो आपको मेन चीज देखो, जड़ और फल और जंगल के अन्न उत्पाद संग्रह करते, जानवरों का आखेट शिकार करते। अब देखो यहाँ पे जड़ की बात कर रही, तो देखो गाजर आपकी जड़ होती है, मूली जड़ होती है, शकरकंद भी आपकी जड़ होती है, ठीक है। तो ये 3 जड़ हो गई। अब फल की बात करें तो फल तो आपको पता है, सेब, केला, अंगूर, सेब, ठीक। इस तरीके से शिकार किसका करेंगे, तो शिकार आपको पता है कि जंगली जानवरों का ही शिकार करेंगे, ठीक है, भेड़ बकरियों का, ठीक। इस तरीके से अब देखो आगे जो नई बुक है, ठीक। कह रहा अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। कह रहा उत्तर पश्चिम की सुलेमान, अब याद रखना एक क्वेश्चन समझ में आ गया कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पता लगाओ। पूछा जाएगा कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियां किस दिशा में है, तो किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में है। देखो ये पूरब हो गया और इधर वाला ये पश्चिम, ध्यान समझो, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पश्चिम। तो इस जगह जो रहती है हमारी उत्तर पश्चिम में कौन कौन सी, किरथर और किरथर पहाड़ियां और सुलेमान। तो यहाँ पर हमें पता लगानी इस डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक। फिर इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, कितने लगभग पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री व पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपार्जना आरंभ किया था। पूछा जाएगा कि आज से 8,00,000 पहले किस जगह पे, उत्तर पश्चिम में ही, ये जो हमारी जो जगह है ये उत्तर पश्चिम में ही जौ और गेहूं जैसी फसलों का सबसे पहले उत्पादन किया गया था उत्तर पश्चिम में, ठीक। उन्होंने भेड़ और बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था, ठीक।
तो याद रखना पूछा जाएगा कि उत्तर पश्चिमी लोगों ने सबसे पहले किसको जानवर बनाया था, तो आप बता सकते हो भेड़, बकरी, गाय, बैल, ठीक, आदि पशुओं को उन्होंने पालतू जानवर बनाया स्टार्ट किया था। ठीक, कह रहा ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ियां का पता लगाओ। अब देखो एक और क्वेश्चन हमें मिल गया कि उत्तर पूर्व में गारो और उत्तर पूर्व में कौन सी गारो और भारत में विंध्य पहाड़ियां हैं। ठीक, तो उत्तर पूर्व में कौन सी है, ये जो हमारा उत्तर पूर्व डायरेक्शन है, उत्तर पूर्व में गारो की हमारी पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो ऐसा भी सीटेट में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। ठीक, ठीक, और भारत में विंध्य में कौन सा पहाड़ियां हैं। कह रहा ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र है जो कृषि का विकास हुआ है, जहां से किसका हुआ, कृषि का ही विकास हुआ है, जहां सबसे पहले चावल उपजी है। पूछा जाएगा कि सबसे पहले कृषि में किस फसल का उत्पादन किया गया था, तो चावल। ठीक, किसका उत्पादन किया था, चावल का ही उत्पादन किया गया था। वे स्थान जहाँ विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब देखो मानचित्र, अभी हम लोगों ने पढ़ा था मानचित्र के बारे में। ठीक, तो देखो वीडियो फुल HD है। ठीक है, देखो काबुल नदी है, सुलेमान नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, थार, किरथार, यमुना नदी, चंबल नदी, ये विंध्याचल की पहाड़ियां। देखो यही जो विंध्याचल की पहाड़ियां हम लोगों ने पढ़ा ऊपर, ये देखो ये विंध्याचल पहाड़ियां किसके पास है, नर्मदा नदी के पड़ा। फिर सतपुड़ा ताप्ती नदी के पास है, सोन नदी, गंगा नदी, हिमालय, जो हिमालय से निकली, कौन कौन सी नदियां निकली, गंगा निकली है, यमुना निकली हिमालय से। ठीक, ठीक, गंगा। अभी देखो गारो की पहाड़ियां, ब्रह्मपुत्र नदी का पूछा जाएगा, गारो की पहाड़ियां किस नदी के पास है, तो आपको बताना होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के पास है। ठीक, गारो की पहाड़ियां सबसे पास ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, दो नदी आप बता सकते हो। ठीक, ठीक, अब इधर बंगाल खाड़ी है। फिर ये कह रहा महानदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, पूर्वी अंचल। अब देखो लक्षद्वीप, ये हमारा पूरा कौन सा पार्ट, लक्षद्वीप है, और ये हिंद महासागर। ठीक, ये अंडमान निकोबार। ठीक, अब देखो पूछा जाए आपसे, ये पूछ लिया जाए कि थार का, ये जो हमारा थार का मरुस्थल है उसके पास कौन सी नदी है, तो आप सिंधु नदी भी बता सकते हो। ठीक, मोस्टली सिंधु नदी के पास में थार है। ठीक, और हिमालय फिर तो आपको पता गंगा और यमुना नदी निकली। ठीक, और देखो झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी और व्यास नदी, तीनों का एक ही उद्गम है। देखो एक उद्गम किसका किसका है, अब देखोगे यहाँ पे झेलम, चिनाब, रावी नदी। ठीक, ये किरथर है और ये काबुल नदी, ये सुलेमान नदी। ठीक, तो आप इस तरीके से मैप को भी आप ध्यान से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, देखो कह रहा मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। पहला क्वेश्चन देखो हमारा ये दिया गया, मिल गया है इसे सीटेट का। कह रहा सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। तो सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये आपको बताना है। ठीक, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। देखो सहायक नदी की डेफिनेशन क्या होती है, जो बड़ी नदी में मिल जाती है, मतलब ऐसी नदियां जो एक साथ जाके बड़ी नदी में मिल जाती है, वो सहायक नदी कहलाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे, जैसे गंगा हो गया, गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों के नगर का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हो गया था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब देखो गंगा की सहायक नदी कौन है, सोन। ठीक, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक, कह रहा गंगा के दक्षिण में कौन सी नदी है, इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, प्राचीन काल में कौन, मगध, और वर्तमान में बिहार है। ठीक, के नाम से जाना जाता है। इनकी देखो मगध को वर्तमान में बिहार जाना जाता, नाम से जाना जाता। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि मगध को वर्तमान नाम से किस नाम से जाना जाता, तो बिहार, ठीक, के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। पूछा जाएगा किसके शक्तिशाली बहुत शासक थे, तो मगध के, और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। किसने, इन्हीं लोगों ने, मगध के लोगों ने। कह रहा अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक, कह रहा लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्सों के दूसरे हिस्सों तक यात्रा की है।
मतलब लोगों ने उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती है। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। ठीक, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफले, देखो काफले, एक मिनट बोला, ठीक है, ठीक, काफले में कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान मतलब सोने चांदी जवाहरात वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। फिर धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा सलाह देते थे। अब ये पूछा जाएगा जो धार्मिक गुरु होते थे वो लोगों को क्या देते थे, तो एक चीज याद रखना, लोगों को देते थे शिक्षा। एक यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो धार्मिक लोग थे वो लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक, एक गांव से दूसरे गांव तक, कस्बे तक दूसरे कस्बे में जाया करते थे। जो धार्मिक गुरु होते थे वो एक गांव से दूसरे गांव तक कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के चाह में उत्सुकवास भी यात्रा किया करते थे। ठीक ठीक, इन सभी यात्राओं से ठीक इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। देखो, जब आप यात्रा करते हो, ट्रेवलिंग करते हो, तभी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान की चीजों का पता चल जाता है कि लखनऊ कहाँ है, इलाहाबाद कहाँ है, मुंबई कहाँ है। ठीक, अब लखनऊ में कौन कौन सा राज्य है जहाँ पे हमारा सेंटर जाता है। ठीक, ऐसी कौन सी जगह जहाँ हमारा सेंटर जाता है, और मतलब एग्जाम का सेंटर, और रेलवे स्टेशन से वो कितनी दूर है। तो ये सब आप कब पता लगा पाते हो, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमित करते हो, ठीक, भ्रमण करते हो। फिर आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? जो कुछ तो बच्चे ऐसे जो यात्राएं करते हैं, ठीक, उनको शौक होता है, ठीक, घूमने का अच्छे तरीके से। अब कुछ यात्रा जान परिचित के लिए करते हैं कि आगे क्या चीज है क्या नहीं है। ठीक, कह रहा एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, वही जो मानचित्र पीछे भी हमने दिखाया उसको फिर से आपको देखना है। कह रहा पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाह वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन के हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध, मतलब आवागमन का मतलब होता है कि आने जाने वाले लोग। अब देखो कुछ, अब जैसे तुम देखते हो संस्कृति मतलब देखो तमिलनाडु संस्कृति देख लो, ठीक, केरल की देख लो, वहाँ की बोली भाषा अलग है। ठीक ठीक, कहीं इंग्लिश बोली जाती है, जैसे नागालैंड इंग्लिश भाषा बोली जाती है। तो हर हर राज्य की स्टेट की एक अपनी भाषा होती है जो, और अपनी एक संस्कृति होती है। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो हम लोग क्या होती है, उत्तर प्रदेश में मतलब डांस होता है, भांगड़ा होता है, वहां पर भी देखो कैसे होता है। तो वहां पर भी सेम ऐसे ही आपको पता लगाना है। ठीक, देखो आगे कह रहा है कि कई वर्षों से लोग पत्थर को तराशने व संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहते हैं। ठीक, कह रहे हैं देश के नाम। अब देखो देश का नाम क्या, अपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे देश को इंडिया, इंडिया जो हिंदी में लिखते हैं लेकिन ऐसे IND है ना, इंग्लिश शब्द, उसको इंडिया हिंदी में लिखते हैं भारत। इंडिया शब्द इंडस से निकला। पूछा जाएगा इंडिया जो शब्द है वो किस भाषा से निकला है? इंडस से निकला। किससे? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? सिंधु कहा जाता है। आपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। देखो ईरान और यूनान का आपको एटलस में पता लगाना। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, कहाँ से आने वाले? उत्तर पश्चिम से। देखो कहाँ से? उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। पूछा जाए किसने? ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को
को इंडिया कहा था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह को आलेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी रीति ऋग्वेद में भी शामिल ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक, तो देखो इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी आपको मिलता है। ठीक, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ये क्या लिखा है आप देखो, कह रहा ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक प्रश्न। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों किसके पत्तों काटकर, याद रखना पांडुलिपि किस पत्तों में लिखी है, ताड़ के पत्तों में, आपको याद रखना होगा ताड़ के पत्तों में लिखी है। ठीक है, पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। कह रहा और भुर्ज पेड़ की छाल, किस पेड़ की छाल, भुर्ज पेड़ की छाल से बनी हो ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक, किस पेड़ से, भुर्ज पेड़ के, ताड़ के पत्तों को काटकर, किस पेड़ के काट को, ताड़ के पत्तों काटकर लिखी गई है पांडुलिपि। तेरा अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, वाकई प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। भाई अतीत की पुस्तकें जब आप ढूंढोगे पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि का मतलब होता है कि जो हाथ से किताबें लिखी जाए वो पांडुलिपि पहले जमाने की। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द है। पांडुलिपि का इंग्लिश शब्द कौन सा है, मैन्यूस्क्रिप्ट है। कह रहा मेनू जिसका अर्थ है हाथ से लिखना। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्र और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष पूछा जाएगा कि भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये कहाँ उगता है, हिमालय के, किसके क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में। ठीक, ये आपको बताना होगा। ठीक है, देखो वीडियो है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो में HD फुल HD भी देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक, और थोड़ा गला बैठा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा समझो भाई, है ना। कह रहा है इतने वर्षों में इनके कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया है। मतलब बहुत सी पांडुलिपियां जिनको कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कोई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। कहाँ पे, मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों और राजाओं के जीवन व औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। पूछा जाएगा पांडुलिपि में किसकी किसकी चर्चा मिलती है, तो कोई धार्मिक की, राजाओं के जीवन की, औषधियों की और विज्ञान की, चार चीज की। राजाओं के जीवन की, औषधियां, पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं का पांडुलिपि में सबसे ज्यादा मतलब विवरण दिया गया है। कर इसके अलावा हमारे यहाँ महाकाव्य है, कविताएं हैं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत भी लिखे हैं मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक तमिल में है। और अन्य प्राकृतिक चीजें किसमें लिखी गई, तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक, आगे देख लो। ठीक, कह रहा है हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर ठीक थोड़ा उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कह रहा कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशकों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का उल्लेख लेखा जोखा रखा करते थे। किसका, लड़ाइयों का सबसे अधिक। ठीक है ना, आगे देखो। और उससे पहले ये पॉइंट पढ़ लो। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में कठिनाई आती थी? हाँ आती थी,
लेकिन उससे पहले ये पॉइंट पढ़ लो। हैशटैग लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। किसके द्वारा? अशोक नामक शासक। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। पूछा जाएगा लिपियां किससे बनी होती है, तो अक्षर और संकेतों से बनी होती है। कह रहा जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा किसकी द्वारा? यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ठीक, ये याद करना कौन कौन सी? अरामेइक और यूनानी दो भाषाओं में है। ठीक, अब उससे पहले ये पॉइंट पढ़ लो। ठीक, कह रहा इसके अलावा ये देखो पॉइंट, इसके अलावा अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पूछ लेना कि ऐसी वस्तुएं जो अतीत के बारे में जो ज्यादा पढ़ता है वो कौन सा होता है? पुरातत्वविद होता है। ठीक, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों व चित्रों व मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। तो इसका मतलब जो एक स्क्रिप्ट होती है लिखने वाली, जो ईंटों में लिखी होती है, पत्थरों में लिखी होती है, उसको जो पढ़ता है वो क्या कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। वे औजारों और हथियारों और बर्तनों और आभूषणों, याद रखना, औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों। ठीक, आप देख लो। ये देख लो, बर्तनों और आभूषणों में भी इसने कलर करवा कर रखा है। ठीक, लेकिन उससे पहले ये हम लोग पढ़ लेते हैं एक पॉइंट, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। देखो ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, हमें पता थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा, कोई बात नहीं। कह रहा एक प्राचीन नगर से प्राप्त पत्र, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पहले पूर्व होता था। ठीक, दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, दाएं में एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग सर्वप्रथम 2500 वर्ष पहले करते थे। ये जो है ना पात्र, यह आज से 47 वर्ष पहले इसका प्रयोग किया था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में होने वाले सिक्कों में ये सिक्का कैसे भिन्न है इसका पता लगाना है। ठीक, अब देखो उसी के आगे हम लोग आगे टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक, देखो कह रहा तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी किया करते थे। देखो पुराने लोग जो होते थे, पुरातत्विद लोग, खुदाई भी करता थे कि कोई ना कुछ शायद गड़े अवशेष जो छोड़ गए वो शायद मिल जाए। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर व पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर, जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते थे। ये बहुत कठोर होते थे पत्थर, ये जल्दी नष्ट नहीं होते थे। कह रहा था पुरातत्विद जानवरों और चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। देखो जानवरों और चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। उन्होंने यह जानने का भी मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत ही मुश्किल से बच पाते थे। यदि उनमें के अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल भी जाते थे तो वो जले हुए रूप में बचे रहते थे। ठीक, अगला दिया गया टॉपिक हमारा, क्या पुरातत्विदों को बहुधा कपड़ों का अवशेष भी मिलते होंगे। तो ये हमें बताना कि उन्हें कपड़ों के अवशेष मिलते थे कि नहीं मिलते थे अवशेष। ठीक, तो उसके लिए भी हम आगे पढ़ लेते हैं। देखो कह रहा पांडुलिपियों व अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, उन्हें इतिहासकार कहते हैं। मतलब जो अतीत के बारे में अध्ययन करे वो इतिहासकार है। ठीक, कह रहा सोच के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता था, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते थे। और अतः इतिहासकार तथा पुरातत्विद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट दिया गया, अतीत एक या अनेक। अब देखो वो कह रहा अतीत एक है या अनेक। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया। ठीक, यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, ऐसा क्यों? इस तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। चलो ठीक, ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए
पशुपालकों, कृषकों का जीवन, राजाओं रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। देखो, राजाओं और रानियों का जो जीवन होता है वो व्यापारियों के जीवन और शिल्पकार जीवन से भिन्न होता है। देखो, राजा ये जो राजा और रानी, इनके पास पैसा बहुत होगा भाई, शौक भी अच्छी होगी, ठीक, पढ़ और ओढ़ने और बैठने का ढंग भी अच्छा होगा, ठीक, खाने का ढंग अलग होगा, रहने का ढंग अलग होगा। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। कहाँ के लोग? याद रखना, सबसे ज्यादा लोग अंडमान के लोग, अंडमान द्वीप में रहने वाले लोग मछलियां पकड़ते हैं, शिकार भी करते हैं, फल फूल भी संग्रह करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। जैसे हम लोग अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते, कोई कमा के लेके आएगा तो हम लोग खाएंगे। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, ठीक, सेम अतीत में भी सेम यही हुआ करता था, ठीक है ना। फिर आगे देखो, कह रहा इसके अतिरिक्त, कह रहा अब एक मिनट रुक जाओ, बस थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा। इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भेद हैं। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। किसका रखते थे? विजयों का, कितने उन्होंने विजय प्राप्त की उसका भी लेखा जोखा रखते थे, ठीक। यही कारण है कि हम लोग शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, ठीक, तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता में हमें अपने जीवन के जानने में मदद मिलती है। देखो, क्यों जानने को मिलती है? अगर जितनी हम पुरानी चीजों के बारे में अपने खोजबीन जानेंगे उतना ही हमें मतलब मनोरंजन सही लगता है और हमें पता चलता है कि पुराने जमाने में पहले लोग किस तरीके से करते थे, किस तरीके से क्या रहन सहन था। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, ठीक। अब देखो, तिथियों का मतलब क्या होता है, अगला टॉपिक हमारा क्या है। कह रहा अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद ही उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इस तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की तिथि से की जाती है। पूछा जाएगा जन्म तिथि किसके द्वारा की जाती है, किस, तो ईसाई धर्म के द्वारा की जाती है। कह रहा अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ये ईसा मसीह, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे, ठीक। अब देखो आगे पॉइंट पढ़ लेते। कह रहा इतिहास की तिथियां, अंग्रेजी BC, हिंदी में यूपी, यूपी का तात्पर्य क्या लिखा है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से पहले। कभी कभी तुम तिथियों से पहले ईडी देखते हो ना, हिंदी में ई लिखा होता है, लिखा पाती हो, यह एनोडोमनी होता है। ईडी का मतलब क्या होता है? एनोडोमनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी ईडी की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, BCI का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों के प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग समान हो गया है तथा भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 2 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, ठीक। देखो अब आगे कहते हैं अन्यत्र। अब देखो कुछ ऐसे इसमें चित्र दी गई हैं, ठीक। कुछ देखो अक्षर हैं, जैसे P को इस तरीके से डिनोट करते थे, PTO को ऐसे, L को ऐसे, M को ऐसे। तो कुछ इसमें स्क्रिप्ट दी गई है पांडुलिपि में, ठीक है। कुछ लिपियां दी गई हैं इस तरीके से, वो हमारे सीटेट एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक। तो ये हमारा नहीं। कह रहा है इस प्रकार की अज्ञात लिपि को जानने के लिए प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। किससे मिलती है? उत्तर अफ्रीका के मिस्र से। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यह राजा रानी रहते थे यहाँ पे, ठीक। अब देखो
कह रहा मिस्र के उत्तरी तट पर कौन सा, मिस्र के उत्तरी तट में रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ के एक ऐसी उत्कीर्णता पत्थर मिलता है जिस पर एक लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में लिपियों यूनानी तथा मिस्री लिपि 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजाओं तथा रानियां के नाम के छोटे से फ्रेम में दिखाया गया। इसे कारतूस कहा जाता था। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अलग अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों का समानार्थक ध्वनियों को पहचान की। ठीक, और कुछ नहीं। अब देखो उपयोगी शब्द इसमें से आपको पता होना चाहिए। देखो यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास का स्रोत, अज्ञात लिपि, अर्थ निकालना। अब उससे पहले ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, पहले नंबर तो कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 8000 ईसा पूर्व में कृषि का आरंभ हुआ था। फिर सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कौन से थे? 47 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी का नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 ईसा पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 ईसा वर्ष पूर्व। ठीक, और रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो आप देख सकते हो इसमें। ठीक, और ये हमारा पहला चैप्टर देखो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर में आएंगे, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन का उत्पादन तक। तो उससे पहले हमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा? वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आते हैं सेकंड चैप्टर में, नहीं तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी।